शिवानी बहुत आगे पहुंच चुकी थी। ट्रेन बिल्कुल धीमी हो गई थी और बस रुकने ही वाली थी। वो वॉशरूम से निकली और जैसे ही उतरने को हुई, किसी ने जोर से उसका हाथ खींचा। कौन है? उतरना नहीं। राकेश पसीने पसीने हो रहा था। शिवानी समझ गई कि ये भागता हुआ आया होगा। क्या हुआ? तुमने ही तो रुचि से कहा था ना कि... हाँ, पर यहाँ सीन पलट गया है। मनोज, वो सब इंस्पेक्टर था ना, उसने पहले से ही कोटा स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म पर हर जगह तुम्हें पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तो अब क्या करूं? बाथरूम में छुपूं? नहीं, एक एक बाथरूम चेक होगा। आई होप। राकेश की निगाह एक दुबले पतले अटेंडेंट पर गई। वो फटी फटी आंखों से राकेश की तरफ देख रहा था। अटेंडेंट वापस कोच में जाने के लिए मुड़ा ही था कि राकेश ने उसको दबोच लिया। ओए सुन ले ध्यान से, ये मेरी बहन है, पुलिस इसको पकड़ने आ रही है और मैं नहीं चाहता कि ये पकड़ी जाए, समझा? इसको छुपाने का कोई तरीका बता तुरंत। अटेंडेंट डर के मारे कांपने लगा। भैया यकीन करो, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम हमें किसी जगह छुपा दो, हम तुम्हें 5,000 देंगे। अटेंडेंट की आंखों में चमक आई। उसने राकेश को इशारा किया और ब्लैंकेट वाली कैबिनेट खोली। बहुत छोटी सी जगह है ये, इसमें घुस पाओगी? शिवानी ने जवाब देने के बजाय सीधे अंदर घुस गई। उसके अंदर जाते ही राकेश ने कैबिनेट बाहर से बंद कर दी और सीधे ट्रेन के अंदर चला गया। पुलिस वाले अगले 20 मिनट तक ट्रेन रोककर यहाँ से वहां शिवानी को ढूंढते रहे। उसके फरार हो जाने से एसआई मनोज का शक और मजबूत हो गया। उसने राकेश से भी खूब बहस की। जब तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए बिठाया था तो वो गायब कैसे हो गई? मैं तुझे तीसरी बार बता रहा हूँ कि छोरी बाथरूम में जाने के लिए बोली और अब मैं उसके पीछे बाथरूम में तो नहीं जा सकता था। फिर मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। बकवास मत कर। साथ ना जा सकता था पर बाहर तो खड़ा रह सकता था। हाँ तो गया था ना, बाहर ही खड़ा रहा शौचालय वालों की तरह। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, फिर वो ना निकली तो चेक किया। दरवाजा अंदर से बंद था तो 2-4 आवाज लगाई, कोई कुछ ना बोला तो अंदर से डर लगा कि कहीं आत्महत्या तो ना कर ली छोरी ने। फिर कंधा मार के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से टूटा। फिर अंदर जाके देखा तो छोरी ना थी। ऐसे कैसे ना थी? गायब हो गई अंदर से। अरे मुझे क्या पता, और गायब होके जाएगी कहाँ? बाथरूम में एक ही खिड़की है जिसमें से निकलना मुश्किल है पर असंभव को नहीं। क्या पता उसी में से निकल भागी हो। अरे बैल बुद्धि, अगर बाथरूम से निकली होती तो प्लेटफॉर्म पे आती ना। प्लेटफॉर्म पे रेलवे पुलिस को दिख गई होती कि नहीं? भाई मुझे तेरी रेलवे पुलिस पे बहुत ज्यादा यकीन तो है नहीं। इतनी बड़ी ट्रेन चेक करने को तो 4 हवलदार सारे आए, फिर क्या गारंटी है भाई कि छोरी प्लेटफॉर्म पे ही उतरी होगी? जब उसने स्पाइडरमैन बन के खिड़की से निकलना सीख लिया हो तो नीचे की बजाय ऊपर भी चढ़ सकती है कि ना? ये सारी बहस मीरा और रुचि के कान में भी पड़ रही थी। मीरा तो कंफ्यूज थी, पर रुचि को इतनी टेंशन हो रही थी कि वो अपने सारे नाखून कुतरने लगी थी। उसकी टेंशन सही भी थी। शिवानी गायब हो गई थी। मीरा को राकेश का प्रोटेक्शन हासिल था, पर रुचि के पास तो कोई नहीं था। उसके पास तो आधार कार्ड भी नहीं था। फिर जिस रात शिवानी ने एक लड़के को ट्रेन से नीचे फेंका था, उस रात दरवाजे पर शिवानी के साथ रुचि भी तो खड़ी थी। इतना आसान थोड़ी है ट्रेन के ऊपर चढ़ना। घने इलेक्ट्रिक वायर जा रहे हैं, किसी में चिपक जाती तो? अरे सांड बुद्धि, इतना भी मुश्किल नहीं है ऊपर चेक करना। एक बार देख तो ले, जिसकी जान पे बनी हो वो जान की बाजी खेलने की कोशिश ना करेगी। क्या पता चिपकी हो, तुम्हारा ध्यान ना गया हो और तुमने सारे रेलवे कर्मचारी प्लेटफॉर्म की तरफ खड़े किए हैं, वो दूसरी तरफ से भाग गई हो तो? एसआई मनोज को राकेश की बात सही लग रही थी। वो बड़े ध्यान से सोचने लगा, फिर बिना कुछ बोले ट्रेन से बाहर निकल गया। राकेश बैठा वेट करने लगा। रुचि और मीरा दोनों उसी को देख रही थी। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सब सांस रोके टेंशन में बैठे थे। आखिरकार ट्रेन अपनी जगह से हिली। राकेश ने एक गहरी सांस ली। जब कोटा से ट्रेन निकले 20 मिनट हो गए, तब राकेश इंजन की तरफ गया और जिस कैबिनेट में शिवानी को बंद किया था वहां पहुंचा। अटेंडेंट इस टाइम वहां नहीं था। राकेश ने खुद ही कैबिनेट खोल दी। अंदर कोई नहीं था। कैबिनेट बिल्कुल खाली थी। राकेश को अटेंडेंट पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसे वो लड़का अगले कोच के गेट पर खड़ा बीड़ी पीता दिख गया।
राकेश को देखते ही उसने झट से बीड़ी बुझाई। राकेश ने उसकी गिरबान पकड़ ली। अरे कहाँ गई वो? तूने खोला क्यों? अरे बोल भोसड़ी के, कहाँ चली गई वो? लड़के ने इशारे से कोच की तरफ उंगली दिखा दी। राकेश ने तुरंत उसकी जेब चेक की। उसमें 500 के कुछ नोट्स भरे हुए थे। राकेश का मन तो हुआ कि अटेंडेंट को अच्छे से कूट दे, लेकिन उसके पास पहले शिवानी को ढूंढने का ज्यादा बड़ा काम था। राकेश ने अटेंडेंट के बताए कोच में जाकर देखा। पूरे कोच में उसे शिवानी कहीं नहीं मिली। वो आगे बढ़ता गया। जल्दी ट्रेन से आखिर जाएगी कहाँ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ट्रेन से उतर के पटरी वाले साइड से भाग गई? राकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने आधे घंटे में पूरी ट्रेन छान मारी। शिवानी उसे कहीं नहीं मिली। वो वापस अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा, अब ये लोग कहाँ गए? वहां रुचि और मीरा दोनों नहीं थे। आसपास वालों को कुछ भी नहीं पता था। वो सब अपने फोन में घुसे हुए थे। इधर ट्रेन मुंबई जा रही थी और उधर दोपहर 2:30 बजे मनु आफ्ताब के साथ दिल्ली लैंड कर चुका था। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे। मनु बाहर ही रुक गया। आफ्ताब अंदर जाने लगा। कोशिश करना कि आज ही डिस्चार्ज ले लो। कह देना कि बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। आफ्ताब ने मुंडी हिलाई और बताए गए रूम की तरफ चल दिया। एक बड़े से कमरे में जहां 3 बेड पड़े थे, वहीं बीच वाले बेड पर गौरव की हालत देख आफ्ताब की आंखें भर आई। आफ्ताब उसके पास पहुंचा, चश्मा उतारा। गौरव को होश आ चुका था। वो पहली नजर में आफ्ताब को पहचाना नहीं। गौरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा खून निचुड़ चुका हो। इससे पहले कि आफ्ताब कुछ बात करता, उसी रूम में एक और एंट्री हुई। मनु अंकिता को भी इन्फॉर्म कर चुका था। वो भी गौरव को देखने आई। क्या हो गया है गौरव? एक हॉस्पिटल से बाहर निकलते हो तो दूसरे में पहुंच जाते हो। छुट्टी लेने का ये कैसा एक्सक्यूज बना लिया है? गौरव से बोला नहीं गया। उसने बस स्माइल कर दी। फिर आफ्ताब को पहचाना तो उठने की कोशिश करने लगा। लेटर है आराम से। तो होश में आ गया है, वही देखकर मैं खुश हूँ। गौरव ने हाथ के इशारे से पूछा कि तू कैसे आया? मैं कैसे आया? मुझे वो पेपर न्यूज देखकर पता चला कि अच्छा, तेरा ब्याह हो गया क्या? तुम हो कौन मिस्टर? और ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गई? बेहद खूबसूरत मोहतरमा, क्या आपको मालूम नहीं कि लड़के को गोली लगी? और जब भी किसी को गोली लगती है तब पुलिस आती है। पुलिस आती है तो बयान भी लेती नहीं। ओहो, पर गोली लगी कैसे? यही बात पुलिस भी जानना चाहती है। आप हौसला रखिए, सब्र से काम लीजिए, सब पता चल जाएगा। अरे पर तुम हो कौन? मैं हूँ एक सड़क का सताया मुसाफिर, जिसे आपके एम्प्लॉय ने न सिर्फ पनाह दी बल्कि पेट की आग शांत करने के 2 निवाले भी खिलाए। एहसान मंद हूँ मैं इसका, समझिए आप। नहीं, मैं कुछ नहीं समझी और मुझे समझना भी नहीं है। गौरव, मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रही हूँ। रेडी हो जाओ। इतना इजी नहीं है अंकिता मैम। पुलिस वाले होकर गए थे सुबह, मैं कुछ बोल नहीं पाया तो दोबारा आने के लिए कहकर गए हैं। वो लोग अभी शाम को फिर से आएंगे। तो क्या बताएगा उन्हें? गौरव के चेहरे पर एक स्माइल आई। यही कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, किसी को मिर्ची लगी तो मुझे गोली मार दी। I mean, लूटने की कोशिश की और मैंने मना किया तो मुझे शूट कर दिया। इस सिचुएशन में भी तुझे जोक मारना? ऐसी सिचुएशन में तो सेंस ऑफ ह्यूमर काम आता है। एनीवेज, इस सिचुएशन में भी तुझे जोक मारना? ऐसी सिचुएशन में तो सेंस ऑफ ह्यूमर काम आता है। एनीवेज, यू बॉयज टॉक। मैं हॉस्पिटल ट्रांसफर के लिए एनओसी का इंतजाम करती हूँ। अंकिता के बाहर जाते ही आफ्ताब उसके पास ही स्टूल पर बैठ गया। क्यों वे साले, ऐसे मस्त बात है तेरी, जरूर दिल में लड्डू फूटते होंगे। अरे कहाँ यार, मनु सर की असिस्टेंट थी ये पहले। यही तो वो लड़की थी जिसे मैंने मनु सर के साथ देख लिया था। इसी की वजह से मैंने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और फिर पनिशमेंट के लिए अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए मुंबई आया था। हर बुराई में देख कितनी अच्छाई है। तब तू न आया होता तो मैं कैसे मिलता तुझे? तू अभी कैसे मिला ये बता। ये न्यूज़पेपर की कटिंग वाली बात मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। स्मार्ट हो गया तू। वही
तेरे मन्नू सर ने पहले बेल करवाई, फिर तेरी सिचुएशन बताई और अब यहाँ ले आए। गौरव फिर मुस्कुराया। आफताब ने उसका हाथ पकड़ लिया। देख, मैं नहीं जानता कि तुझे गोली किसने मारी। तू नहीं बताना चाहेगा तो मैं बार बार पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि जो भी हुआ होगा उसके पीछे मन्नू का कोई प्लान जरूर होगा। देख मेरे भाई, मैं जानता हूँ तू उसको सपोर्ट करता है, उसके कुछ एहसान है तुझ पर, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं होता यार। वो आदमी ठीक नहीं है, उसके दिल में कुछ रहता है और मुंह पे कुछ और। वो साला बहुत गड़बड़ लगता है मुझे। जितनी जल्दी हो सके उसे पीछा छोड़ा अपना। गौरव ने आफताब को इशारा किया कि वो अपना कान पास में लाए। आफताब आगे झुका। बाप को ठोकना मत सिखा भाई, तुझे जेल से निकाला ना उन्होंने, एहसान मान। आफताब शॉक्ड होकर उसका मुंह देखने लगा। गौरव से इस तरह के जवाब की उम्मीद उसे नहीं थी। उसकी इमेजिनेशन में भी अभी वही गौरव था जो स्टेशन पर बैठकर मम्मी को याद करते हुए रोने लगता था, लेकिन मम्मी का फोन आने पर ऐसे एक्टिंग करता था जैसे उससे ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। आफताब कुछ देर उसे यूं ही ताकता रहा, फिर मुस्कुरा के बोला, चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तू पहले ठीक हो जा, फिर सब ठीक हो जाए। मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया? गौरव ने ना में सर हिलाया। इससे पहले कि आफताब अगला सवाल पूछता, रूम के अंदर 2 पुलिस वाले आ गए। जेल से लौटा आफताब ना चाहते हुए भी थोड़ा सा नर्वस हो गया।